ऐसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज सच अ थिंग जिससे हम पास्ट भी जान सकते हैं, पिछला जन्म भी जान सकते हैं, आने वाला जन्म आपका होगा कि नहीं। एक के भी ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट अगर दोनों में नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप्स को सपोर्ट करती है कुंडली, और ये हमको कैसे पता चल सकता है? लिव इन रिलेशनशिप रहने के बाद लोगों की शादियां नहीं होती। मेजोरिटी ऑफ टाइम ऐसा होता है कि इतना साथ रह लिए कि अब साथ नहीं रहना है। गेज या लेस्बियन रिलेशनशिप्स, क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये दिखाई देता है? विद द 5th हाउस और 12th हाउस का प्लेसमेंट अगर दोनों में कनेक्शन बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, आप उस व्यक्ति के साथ उस घर में एक छत पे रहना ऐसा बोझ सा लगने लगे। फिर ये बातें निकल के आती हैं कि शादी के पहले तो तुम ऐसे नहीं थी। प्रमोशन के लिए कुछ भी होगा, कुछ भी करेगा, तो ये भी कुंडली में दिखाई देता है। जनरली क्या होगा, एस्ट्रोलॉजर 7th हाउस में राहु का प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो कहेंगे कि इनका तो डाइवोर्स हो गया। किसी चीज की अगर घर में अधिकता हो गई ना, अब अगर दोनों ही बोल रहे हैं तो सुनेगा कौन। 36 आउट ऑफ 36 तो होने ही नहीं चाहिए, वो तो 0 हो गया। शादी तो हो गई, उसमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो क्यों हो? वी कांट एक्सपेक्ट कि वो अपना बिहेवियर बहुत ज्यादा बदलेंगे। बेटी का पति हेल्प कर रहा है किचन में, दैट इज वेरी नाइस थिंग। लेकिन अगर मेरा बेटा मेरी बहू की हेल्प कर रहा है तो वो गलत है। ये मांगलिक है क्या, और इसकी इम्पोर्टेंस और रखनी चाहिए इतनी? आज हम बात कर रहे हैं शिवानी जी से। शिवानी जी एक एस्टेब्लिश्ड एस्ट्रोलॉजर है इंडिया में। मैंने उसको स्पेसिफिकली लव रिलेशनशिप्स और मैरिज एस्ट्रोलॉजी के लिए बुलाया था। तो अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, या लव के बारे में सोच रहे हो, या रिलेशनशिप्स के बारे में सोच रहे हो, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि कुंडली मैचिंग कैसे होती है, कब शादी करनी चाहिए, उसमें इश्यूज क्या आ सकते हैं, और इनका फायदा क्या है। जुड़े रहिए मेरे और शिवानी जी के साथ, जहाँ पे हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। नमस्ते शिवानी जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। मुझे ऑलरेडी हम तो बात करना तो शुरू हो गया है, तो बहुत मज़ा आ रहा है आपसे ऑलरेडी बात करके। तो आप हमको आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। आपको तो पता है मैं गुजराती हूँ। हाँ, हम आपके नेबर कह सकते हैं आप हमको, बिकॉज मेरी ओरिजिन बेसिकली मारवाड़ी है। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ मारवाड़ी फैमिली, मारवाड़ी ब्राह्मण फैमिली। लेकिन मेरा जो मैटरनल होम है, जो मायका जिसको कहते हैं, दैट इज बेसिकली बेस्ड इन काशी, बनारस। तो मेरे जो दादाजी थे, ही वाज सरोद वादन जो होता है, सरोद सितार, तो उसके वो प्लेयर थे लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो बिकॉज ऑफ उनका ट्रांसफर हुआ तो हमारी फैमिली भी यूपी में शिफ्ट हो गई। फिर मेरी शादी हुई, ही इज अ माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर। तो मुझे उसके वजह से मेरी अंतरात्मा, मेरा शरीर तो काशी में ही है, सिर्फ मेरी बॉडी दिल्ली में है। क्योंकि आप समझ सकते हैं, जो उतने प्योर सिटी में अगर किसी ने जन्म लिया है, जहाँ पे कहते हैं कि मृत्यु पाना अपने आप में इट्स अ ब्लेसिंग, तो वहां पे जिसका जन्म हुआ है, आप अंदाजा लगा सकते हो कि ठीक है, दिल्ली इज अ कैपिटल, एवरीथिंग इज ओके, बट हाँ, यहाँ पे वो उतना ट्रेडिशनली चीजें लोग फॉलो नहीं करते। एक भाग रही है लाइफ, रेस में है। और वहाँ की लाइफ क्या है, बहुत स्लो मूविंग है। एक एक दिन बीतता है तो हमें पता चलता है कि अच्छा अभी दिन है, अभी शाम है। और यहाँ तो कब सुबह है कब रात है, नथिंग, कुछ भी पता नहीं चलता। फिर मेरे पिताजी, और उसके बाद मेरे पिताजी मेरे गुरु भी हैं, उन्हीं से हमने सारी शिक्षा ली है एस्ट्रोलॉजी की। तो राजीव जी उनका नाम है। तो राजीव जी मेरे पिताजी, उसके बाद हमने, तो मतलब कह सकते हैं कि ट्रेडिशनली हमारी फैमिली एस्ट्रोलॉजी में है। सेकेंडली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में एक यूनिवर्सिटी है, एशिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, वहां से हमने एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में बैचलर्स की डिग्री ली है। और पिताजी के साथ बैठते बैठते, जैसे होता है ना कि साथ में 12-13 साल से बैठने लगे उनके साथ, तो तब से सीखते सीखते नाउ आई एम 27 years old, तो उतना मेरा एक्सपर्टीज इसमें है विद द डिग्री। बेसिकली मेरी एजुकेशन बैचलर्स एंड मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है। और ये एक तरह से इंटरेस्ट कह लीजिए, या इसमें ही हमें जाना था बिकॉज ऑफ माई प्लैनेट्स अगेन। मेरे चार्ट में कुछ ऐसे अलाइनमेंट थे जो पिताजी हमें कहते हैं कि
तुम ये तुम्हारे साथ होने वाला था कि तुमने जो शिक्षा प्राप्ति की उससे संबंधित तुम्हारा व्यापार नहीं रहेगा। तो हमें लगता था मेरा तो इंटरेस्ट जर्नलिज्म में ही है, वोकल बोलने में ही है, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना मैंने 5 साल उसमें एजुकेशन में दिया, फिर मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से इंटर्नशिप भी की। बट हाँ, वो शायद उनकी बात सही थी क्योंकि वो अगेन गुरुजी हैं तो उन्हें जानकारी है इस चीज़ों की। तो उसके बाद फिर मेरी जर्नी इस पे स्टार्ट हुई। फिर नाउ कम्युनिटी वाइज़ आई हैव टोटल 1 लाख ऑफ फॉलोवर्स, अगर हम सारे फॉलोवर्स को मिलाते हैं तो। हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। मेरे पास एक सवाल आया था जब आपने बोला कि आपने इसमें ही भी ये सॉर्ट ऑफ किया हुआ है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो मेरी तो अभी अभी आपने बोला जर्नलिज्म, तो बीए आपने वो सेपरेट किया था? क्योंकि बीए क्वालिफिकेशन इज अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन। नहीं, बीए मास कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद एमए मास कम्युनिकेशन, ये दोनों डिग्री है। उसके बाद जब मेरी ये दोनों डिग्रीज कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर हमने बैचलर्स, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि ये पहले का टाइम नहीं है कि एक पंडित जी फेमस हो गए हैं, अब वो एक पद्धति से आगे चल रहे हैं, उनसे कोई डिग्री नहीं पूछेगा। अब के समय में रुद्राक्ष ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेशन दिखाइए। पहले ये होता था कि नहीं भाई, हमारी 30 साल पुरानी दुकान है, हमारा सर्टिफिकेशन हमारा ब्रांड ही है, ये टाइम था। लेकिन अब हर चीज में लोगों को सर्टिफिकेशंस चाहिए, डिग्री चाहिए, तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली हमें लेना पड़ा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो ऐसी ही थी कि हमने पिताजी से सीखी हुई थी व्हाइल आई वाज स्टडीइंग, तो हम ये फिगर आउट किए कि हमने काफी चीजें ऑलरेडी पढ़ी हैं। हाँ, वो सही है। तो अब हम जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या है? सी देखिए, एक चीज हम कह सकते हैं कि लकीली जो बिलीव इस पे करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा। क्यों है? ये एक तरह से ऐसा आईना है जिसके थ्रू हम, हाँ, 100% हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हम 100% किसी के बारे में जान सकते हैं एक्यूरेटली, नहीं। क्योंकि 40% इज कर्मा, रेस्ट इज भाग्य। 40% आपका कर्म का इन्वॉल्वमेंट है आपके लाइफ में, तो आप जो कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सपोज किसी के चार्ट्स अच्छे नहीं है, सी मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव प्लैनेट होते हैं राहु, केतु और शनि, ये 3 ग्रह नेगेटिव होते हैं। बट अगर किसी के चार्ट में यही 3 अच्छे हैं तो उसको दान धर्म का फल उतना ज्यादा मिलेगा जो शायद किसी के पॉजिटिव प्लैनेट्स वालों को नहीं मिलेगा। तो अब उसके भाग्य तो अच्छा नहीं था, उसके तो ग्रह ऑलमोस्ट खराब थे, लेकिन शायद उसका कर्म इतना अच्छा है कि उसकी लाइफ में ऐसे कोई चैलेंजेस आने वाले थे, वो बीत जाएंगे और वो उसको उतनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज सच अ थिंग जिससे हम पास्ट भी जान सकते हैं, पिछला जन्म भी जान सकते हैं, आने वाला जन्म आपका होगा कि नहीं, क्या ये मोक्ष दायिनी कुंडली है उस व्यक्ति की, ये लास्ट बर्थ है उस पर्सन का, वो दोबारा इस साइकिल में नहीं आएगा, ये जान सकते हैं। हाँ, तो हम जान सकते हैं उसकी संतान कितनी होगी, विवाह किस आयु में होगा, शिक्षा से संबंधित वो अपना कार्य करेगा कि नहीं करेगा, कोई फाइनेंशियल मेजर सेटबैक आने वाला है उसके लाइफ में, उसके पेरेंट्स को कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उसके भाई बहन से रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, एवरी लिटिल थिंग्स हम इसके थ्रू जान सकते हैं। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं लव, रिलेशनशिप्स और मैरिज के बारे में स्पेसिफिकली, क्योंकि जहाँ से मैं देख रही हूँ ये 3 चीज़ें इंडिया में और अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत बदल रही है, ठीक। और इतनी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स होती है ये 3 एरियाज़ में कि हमको इसके बारे में डिटेल में बात करनी है। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आप अपने पार्टनर की कुंडली से उनकी पर्सनालिटी और बिहेवियर समझ सकते हैं और दोनों की मैचिंग ऐसे करवा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, कोई भी जैसे यंग कपल मेरे पास आते हैं 18-19 का अगर उनका एज है और वो पूछते हैं कि मुझे तो इसी से शादी करना है, अब आप कोई उपाय दीजिए या कुछ भी दीजिए, बिकॉज आई डीपली इन लव विथ हिम और हर, और शादी इसी से करना है। हमने बोला कि भैया आपके में ये योग है ही नहीं, हम उपाय तो उस बेसिस पे देंगे ना कि योग दिख रहा होगा तो थोड़ा सा उसमें ग्रोथ आ सकती है, प्रोएक्टिवनेस आ सकती है, फैमिली हो सकता है माने नहीं, हम उपाय दें और फैमिली मान जाए, बट योग ही नहीं है अगर, तो हमारा करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये योग कैसे चेक होता है? 5th हाउस इज अ लव हाउस,
7th हाउस इज अ मैरिज हाउस। अगर 5th और 7th में कोई कनेक्शन बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5th में अगर हमारे शुक्र की राशि बनती है तुला राशि, और शुक्र जाके बैठ गया है 7th हाउस में, तो मीन्स 7th इज अ मैरिज हाउस और 5th इज अ लव हाउस। अब ये दोनों का कनेक्शन है, इट मीन्स कि आपका रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट होगा। सेकेंड थिंग, 7th में अगर मंगल है और मंगल की राशि 5th में बन रही है मेष या वृश्चिक राशि, यानी वहां पे 1 या 8 लिखा हुआ है, तो कनेक्शन बन गया 5th से 7th का। या ये दोनों ग्रह आपस में नहीं भी अलाइन है बट किसी और घर में, वो 10th हाउस में जाकर के 5th और 7th का लॉर्ड बैठा है, कनेक्शन बन रहा है लव और मैरिज हाउस में, इजीली कोई प्रॉब्लम नहीं है कि शादी हो जाएगी। अब दूसरी चीजें आ गई, मेरे में अगर नहीं है बट मेरे पार्टनर में है, तो क्या मेरी लव मैरिज होगी? हाँ, क्योंकि एक के भी ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट अगर दोनों में नहीं है, नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। अब इसमें और चीजें कैसे ऐड ऑन होती हैं? इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज। 7th हाउस रिलेशन, 7th हाउस इज अ मैरिज हाउस। अगर उसमें कोई नेगेटिव पाप ग्रह, जिसको एस्ट्रोलॉजी टर्म्स में बोलते हैं, राहु केतु या शनि में से कोई ग्रह है, तो वो आपको आपके कास्ट से लोअर या फिर ऐसी शादी कराएगा जो सोसाइटी के नॉर्म्स में सही नहीं है। बिकॉज अगर समझें तो अपने पेरेंट्स से या सोसाइटी के टर्म्स पे समझें इन चीज़ों को, तो हम अगर अपनी कास्ट से बाहर, रिलीजन से बाहर शादी करते हैं तो ये सोसाइटी के लिए गलत है, ये सोसाइटी के लिए चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये पाप ग्रह ऐसी चीज़ें करवाता है कि आपकी कास्ट से या तो लो में आपकी शादी होगी, जैसे इंडिया में क्या चल रहा है, जनरल है कोई, तो उसकी शादी अगर SC ST कैटेगरी में होती है, शेड्यूल कास्ट, तो हम कह सकते हैं कि शनि का कोई इम्पैक्ट है। या फिर रिलीजन के बाहर हो रही है तो भी ये वन ऑफ द रीजन है। या अगर 7वें घर पे 7th हाउस पे राहु केतु शनि में से किसी की दृष्टि भी है, तो वो हमें ऐसी शादी की ओर लेके जाता है जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग गलत है, लेकिन इंसान हर संभव कोशिश करता है उसको पाने की, अपने प्यार को शादी में कन्वर्ट करने की, और वो होती है। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। लेकिन जब आप सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो अभी तो सोसाइटी चेंज हो रही है, तो सोसाइटी चेंजेस ऐसे हो रही है जहाँ पे लोगों की लिव इन रिलेशनशिप्स हो रही है, या ऑफिस में, अब मैंने तो सुना है अब तो अफेयर हो रही है प्रमोशन के लिए, Correct. ये सब हो रहा है। तो अब हम रिलेशनशिप डायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप्स को सपोर्ट करती है कुंडली, और ये हमको कैसे पता चल सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, प्लैनेट वाइज हम आपको समझाते हैं। राहु केतु 2 बॉडी पार्ट्स में डिवाइडेड है। राहु इज, हाँ ठीक है, और केतु नीचे का बॉडी पोर्शन है। तो राहु ऊपर मीन्स मस्तिष्क, माइंड। चंद्रमा पे आते हैं, चंद्रमा मन का कारक है, हार्ट। ये दोनों प्लैनेट का अगर अलाइनमेंट बन गया, कनेक्शन बन गया, तो अब क्या हो गया, दिल दिमाग दोनों साथ हो गए। ठीक है, सोसाइटी के टर्म्स पे चीजें बदल रही हैं, सोसाइटी डेवलप कर रही है कुछ पॉइंट पे, दैट इज गुड। बट जनरली क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप रहने के बाद लोगों की शादियां नहीं होती। मेजोरिटी ऑफ टाइम ऐसा होता है कि इतना साथ रह लिए कि अब साथ नहीं रहना है। तो ये क्यों? क्योंकि आपका राहु और चंद्रमा दोनों अगर साथ में अलाइन हो गया, दिल दिमाग का कनेक्शन बन गया, तो आप एक चीज से फैसला नहीं ले पा रहे। रहना है आपको उसके साथ, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे पा रहे कि हाँ शादी भी इसी से करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा का दूसरा योगदान क्या आ जाता है, चंद्रमा अगर लो है तो डिसीजन में लैग देता है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है उस इंसान के अंदर। क्योंकि सी, लिव इन में रहना इज अनदर थिंग, लेकिन शादी के बंधन में बंध के सेम पर्सन के साथ लिव इन में क्या है, एक श्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। जब मन आया, लड़ाई हुई, छोड़ दिया उस व्यक्ति को। बट शादी ऐसा नहीं है। शादी में फैमिली, ऑलमोस्ट इंडियन टर्म्स में तो कह लीजिए कि फैमिलीज की शादी होती है ना। तो जब दिल दिमाग का कनेक्शन कहीं ना कहीं बनता है, तो हम कह सकते हैं कि इंसान ऐसी चीजों में जाता है, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन आपका काफी अच्छा था। थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं गेज या लेस्बियन रिलेशनशिप्स, अब तो वो भी बहुत आ रहा है, इंडिया में आ रहा है। तो क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में
ये दिखाई देता है? और आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया है जो आपने किसी की कुंडली देखी हो और इसमें दिखाई दिया हो ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। अभी आई थिंक 1 महीने पहले मेरे पास एक कंसल्टेशन आया था। वो लड़की की शादी फिक्स हुई किसी के साथ, टिपिकल अरेंज मैरिज। तो जनरली क्या होता है, एक कोर्टशिप पीरियड होता है जिसमें लड़का-लड़की मिलते हैं, बात करते हैं। अब इंडिया में भी ये सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज़ ऑफ प्री वेडिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो मिलते हैं। बट उसने मुझसे उस लड़की ने कहा कि वो लड़का मुझसे प्रॉपर्ली बात नहीं करता है। हाँ, और ये बात उसके मन में बिल्कुल नहीं थी कि क्या पता गे वाला भी एक एंगल हो सकता है, नथिंग, कोई नहीं सोच सकता क्योंकि इतना भी कॉमन नहीं है ये अभी। तो उसका बस पूछना ये था कि क्या उसका रिलेशनशिप है किसी के साथ, या आफ्टर सम सर्टेन टाइम वो मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, मेरे साथ ओके हो जाएगा। क्या ऐसा अभी कोई पर्टिकुलरली ट्रांजिशन है उसके चार्ट में कि वो मुझे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, या मे बी वो शाई है। बट आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने चार्ट देखा आई वॉज टोटली शॉक्ड। रिसेंटली हमने स्टडी इन चीज़ों में किया बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग, ये वैदिक किताबों में नहीं मिलेगा आपको इसका चर्चा ज़्यादा। हमने देखा, अब आपको भी बता देते हैं, 5th हाउस लव हाउस है अगेन, लेकिन 12th हाउस सीक्रेट्स का, हिडन डिजायर्स का, हमारी छुपी दबी ख्वाहिशों का हाउस है। अब अगर इन दोनों में द्विस्वभाव की राशि, द्विस्वभाव राशि मीन्स बुध की राशियां हो गई कन्या और जेमिनी, मिथुन राशि, इनका प्लेसमेंट है, बुध हाईली एक्टिव है, बुध के साथ चंद्रमा भी बैठ गया है, तो इंसान को सेम पर्सन, सेम लिंग के साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्ट होता है, और सेम प्लेसमेंट उनके चार्ट में था। बट स्टिल आई वॉज नॉट वेरी श्योर कि हम उन्हें अपफ्रंट होकर ये बोल दें कि नो, आई थिंक दिस पर्सन इज गे। ये ठीक नहीं लगा हमको बोलना, तो हमने उन्हें काफ़ी घुमा फिरा के चीज़ें समझाई। बट उन्होंने शादी को कैंसिल किया, और फिर आफ्टर सम डेज उनका मेरे पास मैसेज आया कि मैम, मैंने ये चीज़ें फिगर आउट की दैट दैट पर्सन वाज नॉट इंटरेस्टेड इनटू फीमेल्स। तो ये चीज़ें भी हाँ पता चल सकती हैं विद द 5th हाउस और 12th हाउस का प्लेसमेंट, अगर दोनों में कनेक्शन बन रहा है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने ऑपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है। अब जनरली लव मैरिज का ट्रेंड ज़्यादा है, किसी की लव मैरिज हुई, बट हम जनरली सुनते हैं शादी के पहले तुम ऐसे नहीं थे, शादी के पहले तुम ऐसी नहीं थी, पहले बहुत अच्छे थे, बहुत केयरिंग थे। ये क्यों होता है? अब यहाँ पे ये चीज़ समझने की है। शुक्र, वीनस, लव, रिलेशनशिप, इंटीमेसी, सरप्राइजेज, अफेक्शन, ये सारी चीज़ों का प्लैनेट है। जब हम किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, वीनस इज हाईली एक्टिव, भले वो कुंडली में चार्ट में लो पोजीशन पे भी हो, बट काम वीनस कर रहा है, प्यार आ रहा है आपको उसके प्रति, आप मिलना चाह रहे हैं उससे, सरप्राइजेस देना चाह रहे हैं, अफेक्शन फील कर रहे हैं, इंटीमेट होना चाह रहे हैं, दैट इज ऑल रिलेटेड विथ वीनस। अब उसी व्यक्ति से शादी हो गई, वीनस का रोल खत्म, यहाँ आ गया जुपिटर। अब अगर दोनों के चार्ट में जुपिटर अच्छे से प्लेस्ड नहीं है, बृहस्पति अच्छा नहीं है, आपका वो इंसान, वो रिलेशनशिप 10 साल का हो, 15 साल का हो, आप उस व्यक्ति के साथ उस घर में एक छत पे रहना ऐसा बोझ सा लगने लगेगा। फिर ये बातें निकल के आती हैं कि शादी के पहले तुम ऐसे नहीं थे, ऐसे। तो इसीलिए आपने एक क्वेश्चन और पूछा था अबाउट मैच मेकिंग। क्या मैच मेकिंग से हम कंपेटिबिलिटी जान सकते हैं? 100% जान सकते हैं, लेकिन एक चीज और है, इंडिविजुअल बर्थ चार्ट की रीडिंग इज नेसेसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर इंडिविजुअल चार्ट में कोई प्रॉब्लम है, 5th हाउस में है, हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो एक लव हाउस था, वो ऑलरेडी 25-26 साल बीत गया, अब आप शादी करने जा रहे हैं। लेकिन 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उस पर किसी की दृष्टि है, किसी ऐसे नेगेटिव प्लैनेट की, लाख, हमने बोला ना, 15 साल का भी रिलेशनशिप रहा हो, वो शादी के बाद भी टूट सकता है। तो इंडिविजुअली चार्ट की सेपरेट रीडिंग होना बहुत जरूरी है विद द कंपैटिबिलिटी या कुंडली मिला। कई शादियां हमने ऐसी भी करवाई हैं खुद बोल करके कि कुंडली में परसेंटेज ऑफ नंबर्स 19-20 ही है, लेकिन इंडिविजुअल उनके चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, जुपिटर बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, कोई ऐसी आने वाली लाइफ में उनको शादी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो दे कैन गेट मैरिड, कोई इशू नहीं है। तो आप डबल कंफर्म करती हैं नवांश यूज करके? नहीं,
बेसिकली नवमांश शादी अगर हो गई है उसके बाद उसका रोल आता है, उसके बाद वो एक्टिव होता है। शादी के पहले अगर मिलान के पर्सपेक्टिव से ये नवमांश हम तब चेक करते हैं जब कोई मैरिड लाइफ में इशू लेके आता है कि हमारे मैरिज लाइफ में इश्यूज है, तो हम उसको चेक करते हैं। बट अगर वो अभी अनमैरिड है तो दैट इज ऑल ओवर लग्न कुंडली ओनली। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं ऑफिस रोमांसेस के बारे में। अब ऑफिस रोमांसेस, जैसे मैंने आपको कहा कि अब तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में सुनने आ गया है। मुझे तो यहाँ पे शौक लगता है क्योंकि मैंने कभी ये बातें इंडिया में ऐसे सुनी नहीं थी। अब मुझे ये बताइए कि प्रमोशन के लिए कुछ भी होगा, कुछ भी करेगा, तो ये भी कुंडली में दिखाई देता है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं हाँ। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, देखिए सूर्य इज अथॉरिटी, सूर्य लीडरशिप का प्लैनेट है। हमारे सीनियर्स को भी दिखाता है कहीं ना कहीं लाइफ में। हमारे जो मेंटर्स हैं, सीनियर्स हैं, स्कूल में हम हैं तो हम 10th क्लास में हैं तो 11-12 वाले हमारे सीनियर्स हो गए, और ऑफिस में है तो हमारे जो सीनियर कलीग्स, बॉस, ये सारे हमारे सीनियर्स हो गए। अब इसके अगेन यहाँ पे चंद्रमा आ गया, अगर सूर्य चंद्रमा या सूर्य और राहु आ गया तो ये ग्रहण दोष बना रहा है। ये किसी ऐसी चीज में आपको इन्वॉल्व करेगा जहां आपका मन नहीं है जाने का, लेकिन बिकॉज ऑफ किसी डिजायर की वजह से, कोई लालच है ऐसा, क्योंकि सूर्य जैसे हमने बोला कि विल पावर भी देता है, तो हमें चाहत है कि हम टॉप पे पहुंचे। दैट यू सेड अबाउट प्रमोशन, हमें प्रमोशन मिले, बॉस की नज़रों में हम अच्छे रहें, बॉस हमें कुछ ना बोलें, कोई ऊपर नीचे गलतियां भी होगी तो वो इग्नोर करते। वाई? बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग समथिंग टू द बॉस। तो वाई? तो सूर्य वहां आ गया, सूर्य चंद्रमा या सूर्य और राहु का अगर प्लेसमेंट किसी भी ग्रह में अगर घरों में है, स्पेशली लग्न में, क्योंकि लग्न इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट इंडिविजुअल पर्सन। लग्न से हम और अपना इंडिविजुअल अपनी लाइफ की जर्नी कैसी रही वो देखते हैं। तो अगर सूर्य राहु का प्लेसमेंट लग्न में हो गया या किसी भी घर में सूर्य राहु चंद्रमा का प्लेसमेंट हो गया, तो वो इंसान ऐसी चीजों में जाएगा जो उसकी इच्छा नहीं है। ही और शी इज नोइंग दैट दिस इज रॉन्ग, बट हमें वो चाहिए बिकॉज ऑफ मे बी समय की मांग कह लीजिए, या हमको ऊपर उठना है। वाह, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कुंडली से ये भी पता चलता है। और एक चीज और है, शादी पे ही जब बात हो रही है तो एक चीज और याद आई। राहु का प्लेसमेंट हमने कई ऐसे चार्ट की स्टडी की है। अगर सेवेंथ, जनरली क्या होगा, एस्ट्रोलॉजर 7th हाउस में राहु का प्लेसमेंट अगर देखेंगे तो कहेंगे कि इनका तो डाइवोर्स हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, या राहु की दृष्टि कहीं से पड़ रही है, क्योंकि अगर लग्न में भी राहु है 1st हाउस पे तो उसकी दृष्टि है 7th हाउस पे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कई केसेस में क्या होता है कि अभी वर्क शेड्यूल या तो हस्बैंड वाइफ में से किसी का ऐसा है कि ही और शी मे बी लिविंग इन अनदर डिफरेंट सिटी और कंट्री। तो अगर किसी ने 30 इयर्स में शादी की और वो 65 इयर्स तक जीने वाला है, तो ये जो 35 इयर्स का उसका मैरिड लाइफ होने वाला है, उसमें 1 साल 2 साल का ऐसा फेज आएगा बिकॉज ऑफ वर्क। मे भी कई लोग बच्चे का डिलीवरी अपने मदर के हाउस पे करते हैं, वो 9 महीने साल भर का पीरियड सेपरेशन लेके आएगा। तो कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि राहु अगर 7th हाउस में है दैट मीन्स कि उस व्यक्ति का डाइवोर्स होगा। नहीं, हो सकता है बिकॉज ऑफ सम वर्क और बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज, बिकॉज ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी पॉजिटिव रीजन, वो दोनों सेपरेट होंगे। एक चीज और आती है यहाँ पे, अगर 7th हाउस में बुध मीन्स मर्क्यूरी का कुछ कनेक्शन बन रहा है राहु के साथ, या जनरली 7th हाउस में कहीं से मर्क्यूरी की दृष्टि पड़ रही है, मर्क्यूरी इज रिलेटेड विद कम्युनिकेशन। अब क्या होगा कि कम्युनिकेशन टर्म्स पे चीजें बहुत खराब हो जाएंगी हस्बैंड वाइफ में। एक छत के नीचे रह तो रहे हैं बट वो कम्युनिकेशन नहीं है। अगर मैंने उसको बोला कि ये लैंप यहाँ नहीं रखो, वो उसको वहीं रखेगा। मीन्स छोटे छोटे चीजों पे इतना मिसकम्युनिकेशन। हमने उसको कोई चीज अच्छे के लिए बोली कि भाई तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, बट वो उसको लगेगा नहीं ये कह रही है तो गलती कह रही है। तो ये सारी सारी चीजें, मैंने कहा ना, सारी चीजें हम इससे जान सकते हैं। वाह। अच्छा, आपने अभी लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में बात की, तो लोग तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स अभी भी कर रहे हैं, जैसे कि यूएस में है क्योंकि काम यूएस में करे, या ऑस्ट्रेलिया में भी है और फिर उसने एंगेजमेंट कर दी इंडिया में।
तो हम उससे बिफोर एंगेजमेंट होता है, क्या हम कह बता सकता है हमारी कुंडली के ये चलेगा लॉन्ग डिस्टेंस या नहीं? अब यहाँ पे एक चार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और जब हमें शादी, बच्चा, ये दो चीजों से संबंधित कोई भी बात करनी हो तो हमेशा दोनों चार्ट की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ, शादी का योग कैसे पता चलता है कि इसी व्यक्ति से शादी होगी कि नहीं? जैसे कोई रिलेशनशिप में तो है, दोनों में कुंडली में योग भी है कि लव मैरिज हो जाएगा, बट क्या इसी से हो सकता है आफ्टर 1 साल हमें कोई और मिल जाए, उससे लव मैरिज हो? इस पे कैसे चेक करते हैं? वही आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस का आपने क्वेश्चन पूछा, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है, अगर दोनों का शादी का योग आसपास आ रहा है, मतलब कि 7th हाउस की प्लैनेट्स की ग्रह दशा आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल 2025 के अक्टूबर में लड़की की ग्रह दशा आ रही है और 2026 में लड़के के 7th हाउस की ग्रह दशा या अंतर दशा आ रही है। कहीं ना कहीं आसपास का टाइमिंग बैठ रहा है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति का इसी व्यक्ति के साथ शादी का चांस बन रहा है। एक चीज और, आपने शादी पे जब बात हुई है तो हम आपको बताएंगे, दार कारक एक प्लैनेट होता है which is the lowest degree planet in someone's chart. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे चार्ट में सबसे लोवेस्ट प्लैनेट मरकरी है, तो वो मेरी इंडिविजुअल प्रॉब्लम क्या देगा कि मेरी कम्युनिकेशन खराब होगी, हम अपनी बातें ठीक तरह से नहीं रख पाएंगे, बहुत बहुत सारी चीजें। अब शादी में ये चीजें कैसे इम्पैक्ट होगी? दार कारक प्लैनेट से हम सामने वाले नेचर को जान सकते हैं, सामने वाले पार्टनर का नेचर जान सकते हैं। जिसकी कुंडली में जो चार्ट में सबसे लोवेस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा, उसी प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक सामने वाले में होंगे। अब किसी में मरकरी है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला मान लीजिए मेरा मरकरी, तो सामने वाला क्या है, सामने वाला बहुत बड़बोला होगा, वो एक्सट्रोवर्ट होगा। अगर हम इंट्रोवर्ट है तो हम जब ये बोलते हैं ना कि एक को चाय पसंद है, एक को चाय नहीं पसंद, इनकी जोड़ी बनाओ, एक को ठंड ज्यादा लगती है, एक को गर्मी ज्यादा लगती है, इनकी जोड़ी बनती है। क्यों ऐसा होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि क्योंकि मेरा चंद्रमा वीक है अगर, तो हमें ठंड लगती है, हमको ठंड लगती है, हमको जल्दी सर्दी खांसी होती है, सामने वाले का लेकिन वही एडवांटेज है, उसके चार्ट में वो चीजें ही अच्छी होने वाली है, उसको ठंड नहीं लगेगी, वो ठंडी जगह पे जाना चाहेगा। तो कहने का मतलब है, जो मेरी चार्ट में सबसे लोवेस्ट डिग्री का प्लैनेट है, उससे हम अपने होने वाले पार्टनर का नेचर जान सकते हैं। आपकी सजेशन क्या है? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट करना चाहिए शादी ताकि बैलेंस हो जाए? करेक्ट, हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। क्योंकि किसी चीज की अगर घर में अधिकता हो गई ना, अब अगर दोनों ही बोल रहे हैं तो सुनेगा कौन? तो एक सुनने वाला होना चाहिए, एक बोलने वाला। हाँ, टाइम टू टाइम आप सामने वाले को भी बोलने का मौका दो, लेकिन हाँ ये बात है कि अब एक रिलीजियस अगर ज्यादा है, अब किसी का जुपिटर हाईली एक्टिव है अगर, तो एक रिलीजियस ज्यादा होगा, एक का राहु डोमिनेटिंग चार्ट है, तो वो सोचेगा कि नहीं, मैं तो कर्म में बिलीव करता हूँ। तो ठीक है, अगर दोनों रिलीजियस हो गए तो घर भी चलाना है, काम काज भी करना है, आप ऑल टाइम रिलीजियस भी नहीं हो सकते। तो ये सारी चीजें तो है ही। अब किसी को दान धर्म पुण्य में ही बहुत इंटरेस्ट है, वो सोचता है कि मैं अपनी सेविंग का 50% तो इन्हीं चीजों में दूंगा, तो फिर सामने वाला पर्सन कम से कम सेविंग करने वाला भी होना चाहिए। तो दोनों सेम नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। नहीं, मुझे ऐसे ही लगता है। मेरे हस्बैंड और जब मैं कंपेयर करती हूँ, हम बात ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ये बात कंपेयर कर रही हूँ और हम ऑपोजिट्स ही हैं और अच्छा है। हाँ, अब जैसे हमने बोला ना कि कोई एक्टिविटी करने में इंटरेस्टेड है, कोई फिजिकल फिटनेस में इंटरेस्ट रखता है, और कोई ये बिल्कुल लेजी है, ठीक है पेट भी निकल गया तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना, पड़े हैं घर में। तो ये है, ये रीजन यही है, क्योंकि मेरा दार कारक प्लैनेट हमारे आने वाले पार्टनर का नेचर बता रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात कही आपने। अच्छा, लोगों को जब शादी हो जाए, इतनी, चलो शादी हो गई, कुंडली मैच हो गई, सब कुछ हो गया, क्या इज इट नेसेसरी कि आपके गुण होने चाहिए? लाइक 36 आउट ऑफ 36 बोलते हैं ना। 36 आउट ऑफ 36 तो होने ही नहीं चाहिए, वो तो जीरो हो गए। ऐसा जनरली कहते हैं कि राम जी सीता जी की 36 आउट ऑफ 36 गुण मिले थे, और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें 14, ठीक है, राम सीता हमारे सभी के लिए, हिंदू सनातन सभ्यता के लिए
आइडियल कपल है, शिव पार्वती हो गए, राम सीता हो गए, बट ऐसा कहते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर 36 आउट ऑफ 36 मिला है दैट इज जीरो, नहीं कर सकते हम शादी। अब ये बात वहां पे वापस आ गई कि सिमिलैरिटीज होने से क्या शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। 36 कैसे आए? नाड़ी में, नाड़ी दोष में 8 आउट ऑफ 8 मिला, भकूट में 7 आउट ऑफ 7, गण में 6 आउट ऑफ 6, सारी सिमिलैरिटीज हो गई, तो आप नहीं रह सकते उस व्यक्ति के साथ। अच्छा। हाँ, अब अगर 19-20 गुण है कर सकते हैं, इन जनरल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग 18 से ऊपर है तो कर सकते हैं, 19-20 इज एवरेज नंबर। लेकिन अगेन हम यही कहेंगे इंडिविजुअल बर्थ चार्ट रीडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज नेसेसरी। कई बार हमने ऐसे चार्ट देखे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा हमें याद आया, हमने ऐसी कुंडलियां भी देखी हैं 30 आउट ऑफ 36 आ रहा है बट उनके डाइवोर्स हो रहे हैं। हाँ, वाई? क्योंकि उनके 7th हाउस में कोई प्रॉब्लम है, राहु की दृष्टि है, शनि बैठा है, कोई इशू है जिसकी वजह से वो, अब वो क्या है, उन्होंने सेपरेट रीडिंग नहीं की है। और दैट डजंट मीन कि अगर किसी ने सेपरेट रीडिंग की और किसी पंडित ने कह दिया कि इसके तो कुंडली में डाइवोर्स हो जाएगा तो उसका शादी नहीं हो, शादी तो होगा ही कर्म से। हाँ, ये चीज और है, अगर समवन इज नोइंग कि उसका डाइवोर्स का योग है, दैट डजंट मीन कि उसको शादी नहीं करना। आप कर्म से नहीं भाग सकते, वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मे बी आफ्टर दैट शादी, जो सेकंड शादी आपकी होने वाली हो, लाइफ में आपकी ग्रोथ उसके बाद आने वाली हो। कई बार हमने ऐसी चार्ट देखे हैं कि कुंडली में 7th हाउस में शुक्र का कुछ इन्फ्लुएंस है, शुक्र की राशि है, वो व्यक्ति फाइनेंशियली इतना सफर कर रहा है, लेकिन हम लोग सुनते हैं ना, शादी के बाद उसकी लाइफ में काफी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई, शादी के बाद ये लड़का सुधर गया। क्यों कहते हैं? इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ नहीं आता शादी के बाद किसी को, वो बिकॉज ऑफ प्लैनेट अलाइनमेंट ऐसा होता है कि शादी के बाद अब उस लड़की के ग्रह उस लड़की से जुड़ चुके हैं, लड़के से, और उसका बेनिफिट उसको फाइनेंशियली मिल रहा है। अच्छा, अब आ रहे हैं दूसरा क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहे हैं। तो आपने ये तो बोला कि आप कर्म से नहीं भाग सकते हो, अगर डिवोर्स लिखा है तो डिवोर्स तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सेकंड जो मैरिज होती है वो कुंडली में आती है बिफोर फर्स्ट वन? इजिली आप किसी का भी चार्ट देख के बता सकते हैं कि इनकी 2 शादियां होंगी, और ये तो हाथ में भी दिख जाता है, पाम रीडिंग में भी इसकी स्टडीज हैं, वो भी हमने की हुई है, हम कभी उस पर कोई और सेशन करेंगे अपना। तो चंद्रमा और बुध अगेन द्विस्वभाव राशियां हैं, 2 मानसिकता कह लीजिए या 2 चीजों की राशि है। जेमिनी का आप साइन भी देखेंगे तो दैट इज 2 फेसेस, करेक्ट। अब चंद्रमा का क्या योगदान है, हम आसमान में भी अगर देखते हैं तो हर 15 दिन में चंद्रमा घट रहा है तो अमावस्या आ रही है, बढ़ रहा है तो पूर्णिमा आ रही है। चंद्रमा अब जिस भी घर में बैठ गया वो वहां पे स्टेबिलिटी कम कर देगा। अगर शुक्र के साथ बैठ गया किसी भी घर में, पैसे तो अंधाधुन आएंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है, 1 रुपया रुकेगा नहीं पर। सेविंग विल बी जीरो आफ्टर सम सर्टेन 40-50 years of that person's age। 7th हाउस में वापस आते हैं, 7th हाउस में अगर चंद्रमा का इन्फ्लुएंस आ गया, चंद्रमा ही बैठ गया, इट मीन्स 100% उस व्यक्ति की 2 शादी होगी। अब एक चीज और आती है, कई बार हम लोग देखते हैं इंगेजमेंट होकर रिश्ता टूट गया, शादी फिक्स होकर रिश्ता टूट गया। अगर ये हो गया है और चंद्रमा भी प्लेस्ड है, फिर ये नहीं होगा कि दोबारा से शादी भी टूटेगी, वो ऑलरेडी आपका योग वहां कट गया। अब क्या होगा, नॉर्मली शादी होगी और उसी व्यक्ति के साथ आप, बट शादी कहीं ना कहीं 2 व्यक्ति से फिक्स होगी, टूटेगी बिकॉज ऑफ चंद्रमा या बुध। अच्छा, तो आप ये बोल रही है कि अगर किसी की कुंडली में लिखा हुआ है कि 2 शादी कैंसिल या 1 शादी टूट जाएंगे, अगर एक एंगेजमेंट टूट गई, इसका मतलब कि जो शादी सेकंड या जो शादी एक्चुअली हो रही है वो सेकंड जैसा कंसिडर हो जाएगा? हाँ, अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि जैसे कई लोग पूछते हैं कि शादी कब तक होगी, ये क्वेश्चन आता है, शादी फिक्स कब होगी। तो अगर एंगेजमेंट भी हुई है दैट मीन्स आपका शादी का योग चल रहा है, उसी के आसपास आपकी एंगेजमेंट फिक्स होगी, अदरवाइज आपकी एंगेजमेंट फिक्स नहीं हो सकती। शादी का योग कैसे देखेंगे, 7th हाउस का प्लान, 7th हाउस के प्लैनेट की दशा
या अंतरदशा या प्राण दशा अगर चल रही होगी उस व्यक्ति की, तो उसकी एंगेजमेंट, शादी फिक्स होना, रिश्ते के लिए बातचीत आना, रिश्ते देखने जाना, ये सारी चीजें होती हैं। अब अगर चंद्रमा का इन्फ्लुएंस है, शादी फिक्स होके टूटी है, तो वी कैन कंसिडर कि ये ऑलमोस्ट वो योग कट गया जो उस व्यक्ति की दो शादी होने का योग था। अब गुण तो मिला लिए, सब हो गया, कंफर्म्ड हो गया, लेकिन लोगों को अभी भी जो शादी तो हो गई, उसमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो क्यों होगा? अब अगर लड़की की कुंडली से देखें, राहु जो है इन लॉज का भी प्लैनेट है। इन लॉज का घर होता है 10th हाउस। 10th हाउस में अगर मेल डोमिनेटिंग प्लैनेट्स हैं, फीमेल डोमिनेटिंग प्लैनेट है, घर में किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, लड़का जिसे ममाज बॉय बोलते हैं, है, तो अब वो हर चीजें, हर छोटे छोटे डिसीजन अपनी मम्मी से पूछ के ले रहा है, या फिर जो फादर इन लॉ है घर में सिर्फ उन्हीं की चल रही है, तो लड़की घर में न्यू है, उसको सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आपने 60-65 ईयर्स ऑफ एज है अगर इन लॉज का, वी कांट एक्सपेक्ट कि वो अपना बिहेवियर बहुत ज्यादा बदलेंगे, बट एटलीस्ट आप बिहेवियर को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो नया पर्सन आया है। तो अगर इन लॉज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है लड़की की मैरिड लाइफ में, वो हम 10th हाउस से देखते हैं। राहु बैठा है, राहु कुंडली में जनरली खराब है, वो जिंदगी भर एफर्ट्स करती रह जाएगी, बट हम सोचते हैं ना मैंने बहुत कुछ किया अपने इन लॉज के लिए, बट कोई अप्रिशिएशन नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, मुझे मुझसे कुछ पूछते ही नहीं है, सारी चीजें घर में हो जाती है, मैं घर का क्या हिस्सा नहीं हूँ। वो इसी से पता चलता है कि वो जो 10th हाउस है उसमें जरूर कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उस लड़की को वो प्लेस नहीं मिल पा रहा है घर में, अगर ये इन लॉस की वजह से कॉज्ड प्रॉब्लम है। अब वापस आते हैं 7th हाउस पे। अगेन राहु का प्लेसमेंट है, केतु डिटैचमेंट करवाता है, सेपरेशन। राहु जो है वो ऑब्सेशन भी देता है, लेकिन मैरिज लाइफ में वो सेपरेशन करवाता है फिजिकल डिस्टेंस या कम्युनिकेशन वाइज। जो मैंने बोला एक छत के नीचे तो रह रहे हैं, लेकिन एक वर्बल डिस्टेंस है, बातचीत नहीं हो रही है। अगर कोई नाराज हो गया तो 15-20 दिन उसको ऐसे ही छोड़ दिया, वो नाराज ही है। तो ये सारी चीजें 7th हाउस को अगर इफेक्ट कर रही हैं, तो शादी के बाद लड़का या लड़की दोनों में से किसी की कुंडली में अगर ऐसे योग हैं, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन एक चीज और है, लाइफ टाइम ये प्रॉब्लम अगर नहीं है ये कैसे देखेंगे? 7th हाउस के अगर प्लैनेट खराब बैठे हैं, या जिसकी दशा या अंतरदशा है, या दृष्टि है किसी ग्रह की, अगर उस ग्रह की ग्रह दशा चल रही होगी, जहां वो ग्रह दशा क्रॉस करेगी, एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। मैंने ये भी सुना है कि चलो इन लॉज के साथ रिलेशनशिप आप कुंडली से देख सकते हैं, जैसे कि आपने बताया, और ये इन लॉज की जो इंटरफेरेंस नहीं बोलूँगी, शायद एक्सेप्टेंस हार्ड हो जाती है। 65 ईयर ओल्ड व्यक्ति जो जिसने घर संभाला और एक लड़की आ गई, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्टी तो हो सकता है। लेकिन मैंने ये भी सुना है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक घर में हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि हम घर शिफ्ट हो रहे हैं, और वो लोगों ने घर भी शिफ्ट हो गए और सब कुछ अच्छा चलने लगा, तो वो भी कुंडली में ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है कुंडली आपकी? मतलब आपके कहने का मतलब है कि क्या फिर इन लॉस की वजह से प्रॉब्लम आएगी कि नहीं? नहीं, मेरे मतलब का ये है, अब सब फिक्स तो हो गया, इन लॉज उनके घर पे है, हस्बैंड वाइफ उनके घर पे है, ठीक है, तो जब ये सेपरेशन होता है तो कुंडली फिक्स हो जाती है, लाइक प्लैनेट्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इन लॉस की वजह से ये प्रॉब्लम दिख रहा है, और वो एक फिजिकल डिस्टेंस पे आ चुके हैं इन लॉस से, बहू या खुद का बेटा, तो हाँ ये रिफ्लेक्ट होगा कि अब इनके लाइफ में वो ऐसी कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा करेंगे नहीं इन लॉज। हाँ, ये चीजें हम चेक कर सकते, और ये एक वन ऑफ द सॉल्यूशन भी है कि अगर कोई पर्टिकुलर फेज, ऐसा बहुत लोग करते हैं कि हमें ऐसा कुछ उपाय दीजिए कि बातचीत वाइज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने फैमिली को मत मानो या उनके लिए कुछ मत करो, तुम करो, बट विद द ड्यू रिस्पेक्ट कि मैं भी तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम मेरे बारे में भी सोचो, जहाँ पे एटलीस्ट हम सही हैं वहां मेरा स्टैंड लो। तो ये चीजें हम देख सकते हैं। अगर वो फिजिकली डिस्टेंस पे आ गई है लड़की अपने इन लॉज के साथ, तो वो ऑटोमेटिकली चीजें हाँ वो सही हो जाएंगी।
ओके, सो इट्स लाइक अ रेमेडी, वो रेमेडी हाँ। हम बोल। और पर्टिकुलरली लाइफ टाइम नहीं भी रहना है अगर, तो अगर वो ग्रह दशा चल रही है उस प्लैनेट की जो इन्फ्लुएंस कर रहा है आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो एटलीस्ट उस ग्रह दशा तक डिस्टेंस पे रहिए। ओके, अब शादी होने के बाद क्या किसी की करियर सफ़र हो सकती है? क्योंकि मैंने ये भी सुना है शादी तो हो गई, सब अच्छा था और ऑल ऑफ अ सडन किसी व्यक्ति की, हस्बैंड या वाइफ की, ऑल ऑफ अ सडन करियर जस्ट फिनिश्ड, कंप्लीट हो गया। या फिर शादी के बाद ऐसे भी बोला जाता है कि आप काम नहीं कर सकती हो, लड़की बाहर नहीं होनी चाहिए 10-11 बजे तक, या ऐसा कुछ। अब लड़के के सिनेरियो में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लड़कों की लाइफ ज़्यादा शादी के बाद चेंज होती नहीं है। सारी एक्सपेक्टेशन, सारा बोझ आता है लड़कियों पे ही। तो जब कुंडली मिलान हो रहा है, उसमें एक भाग्य का, जैसे हमने बोला नाड़ी दोष, गण दोष, भकूट, भाग्य भी एक होता है, वन ऑफ द कॉलम, तारा, भकूट, भाग्य। तो भाग्य में अगर नंबर नहीं है, भाग्य में 0 आ गया है, तो भाग्य लड़की का या लड़के का इम्पैक्ट करेगा फाइनेंशियली। ठीक है, लड़का जॉब पे जा रहा है, लड़का बिजनेस कर रहा है, बट फाइनेंशियली हम ये भी सुनते हैं कि जब से इस लड़की के घर में कदम पड़े तब से हमारा घर खराब हो गया, फाइनेंशियली इश्यूज आने लगे। क्यों? उस लड़की का भाग्य नहीं खराब है, लड़के के साथ आपके लड़के के साथ उस लड़की का भाग्य अलाइन नहीं कर रहा है। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग कि हम पता कर सकते हैं कि हाँ, ये लड़की भाग्यशाली है या नहीं हमारे घर के लिए। हाँ, क्योंकि मैं बहुत बार सुनती हूँ कि लड़की अगर घर में आती है तो मैंने ये भी सुना है कि ससुराल तबाह हो जाएगा, हम्म। और मैं शॉक्ड हो गई थी ये सुन के। अब जॉब का आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि जॉब नहीं करना शादी के बाद, जनरली लोग कहते हैं शनि 30 साल लगता है उसको सारी राशियों में ट्रैवल करने में। ठीक है, ऑलमोस्ट आजकल लड़कियां शादी कर रही हैं 29, 30, 32, 33 के एज पे। अब 30 के, हर ग्रह का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि अब जैसे मंगल दोष के लोग कहते हैं, अगर मंगल दोष है 30 साल के बाद, अगर आप चाहते हैं कि शादी में प्रॉब्लम आ रही है, डिले हो रहा है, आप नॉन मांगलिक को कंसिडर कर सकते हैं विद सम रेमेडीज, विद सम उपाय। क्योंकि 30 के बाद मंगल दोष का प्रभाव कम होने लगता है। सिमिलरली सैटर्न से, शनि के प्लेसमेंट से हम जॉब लाइफ देखते हैं, जॉब लाइफ स्टेबल रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि परिश्रम का प्लैनेट है, जॉब का प्लैनेट है शनि। तो 30 साल के आसपास अगर लड़की ने शादी की, शादी के तुरंत बाद नहीं कह रहे, 1 साल 2 साल बाद अगर फैमिली कह रही नहीं नहीं अब तो बच्चा करना है, जॉब वगैरह छोड़ो, नहीं सारी चीजें मैनेज नहीं हो रही तुमसे, ये वो। क्यों? क्योंकि अब शनि अपने इन्फ्लुएंस पे आया है। शनि अगर कुंडली में खराब होगा तो उस लड़की की जॉब छूटेगी, बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज ऑफ इन लॉस, कोई भी रीजन। और बहुत सी हमने ऐसी भी देखी, शनि कुंडली बहुत अच्छा है, लाइफ टाइम लड़कियां अर्निंग कर रही हैं, वो कभी किसी पे डिपेंडेंट हुई ही नहीं। तो ये शनि से हम देख सकते हैं, कुंडली में शनि लड़की के जैसा हो, और विद दैट भाग्य पोर्शन विच आई टोल्ड की कुंडली मिलान का पार्ट है उसमें। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस होता है। शायद इट डजेंट हैव टू बी सास ससुर, ये लड़की के पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो इंटरफियरेंस क्रिएट कर रहे हैं। हम ओपन माइंड भी रखना चाहते हैं इसके बारे में। और फिर ये भी हो सकता है कि जो हस्बैंड है उसकी बहन या छोटी बहन, या जो हस्बैंड है उसका छोटा भाई, वो सब भी इंटरफियरेंस होता है। तो वो सेपरेट होता है, जैसे कि आपने जो प्रॉब्लम्स हो रही है घर में सास ससुर रिलेटेड, लेकिन प्लैनेट्स अलग होते हैं फॉर बहन। हाँ। अब राहु में सारे इन लॉज नहीं आ रहे हैं, राहु में सास ससुर को हम कंसिडर कर सकते हैं, या उनसे और जो बड़े हैं, दादा ससुर, दादी सास, बुआ सास, ये सारे रिश्ते। लड़के की कुंडली से बहन को देखेंगे विद मरकरी, बुध ग्रह। लड़के के भाई को देखेंगे मंगल, मार्स, क्योंकि मेल का प्लैनेट है मार्स। ये दो हो गए लड़के के भाई, या जिसको लड़की का ब्रदर इन लॉ कह लीजिए, और लड़की का सिस्टर इन लॉ, उसकी ननद, मरकरी के प्लेसमेंट से। अगर लड़की की कुंडली में मरकरी में कोई इशू है, मरकरी के साथ राहु बैठ गया घर में, लड़की, जैसे हम सुनते हैं ना, मेरे घर में तो मेरी ननद की ही चलती है, सास मुझे फेवर नहीं करती,
सारी चीजें मेरी होते हुए भी, बल्कि आपकी बेटी तो कल को शादी करके जाएगी। ये केसेस भी हमने देखे हैं कि बेटी का पति हेल्प कर रहा है किचन में, दैट इज वेरी नाइस थिंग। लेकिन अगर मेरा बेटा मेरी बहू की हेल्प कर रहा है तो वो गलत है। कितना डबल स्टैंडर्ड है ये। आप तो सेम एज के हैं, वो फीमेल सेम एज की है, आपका जो नॉर्म्स है मेंटली वो सेम होना चाहिए फॉर योर सन इन लॉ और फॉर योर सन। ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो लड़की की कुंडली में अगर मरकरी में कोई इशू है, उसका ननद से कुछ इशू रहेगा। लेकिन ये भी है, अगर मरकरी ठीक नहीं भी है और अगर दशा अंतरदशा में है, तो आफ्टर दैट पर्टिकुलर पीरियड बीतने के बाद हो सकता है उसका ननद के साथ बिहेवियर अच्छा हो जाए। क्योंकि जैसे कई बार होता है ना, शादी तो हो गई ननद की, अब उस ननद को भी समझ में आ रहा है कि व्हाट इज इन लॉज हाउस। बात सही गई आपने। तो लगता है कि नहीं यार, अब मैं भाभी बनी हूँ तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि मे बी शी इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो हमें लग रहा है। तो हाँ, ये होता है। वो बाद में ही पता चलता है जब टेबल्स वो टर्न होते हैं ना हाँ, तब। एग्जैक्टली, बिकॉज अ- कर्मा इज इंफिनिटी। हाँ, अच्छा तो शादी हो गई, करियर सब सेट है, लेकिन शादी के बाद हस्बैंड वाइफ अब्रॉड जाना चाहते, सेटल होना चाहते अब्रॉड, वो भी अ, लिखा हुआ होता है या वो कब करना चाहिए? एसेंशली लोगों को कब जाना चाहिए? क्योंकि मैंने ये दोष भी सुने हैं जहाँ पे हम कलसर्प योग की बात करते हैं और उसमें बोलते हैं कि आप बेटर होगे कि आप अब्रॉड शिफ्ट हो जाओ आपके करियर के लिए या जो भी। यहाँ पे हम जैसे फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सेटलमेंट राहु से देखते हैं। राहु किसी का हाईली एक्टिव है, अगर कुंडली में पति पत्नी में से किसी की एक के चार्ट में भी है, बट शादी हो गई मेरी मेरे पति से, उसके ग्रह हमें इन्फ्लुएंस करेंगे। और हम अगर नहीं रहना चाहते उसके बिना, बट ऑब्वियसली शादी हुई है, तो उसके ग्रह हमको उसके साथ लेके जाएंगे। बट राहु अगर परसेंटेज वाइज, अगर हम आपको जनरली अगर समझाएं इन ले मैन टर्म्स, अगर 60-70% हाईली एक्टिव है राहु, तो वो आपको बाहर ले भी जाएगा, परमानेंट सेटल भी कर देगा, कोई इशू भी नहीं आएगा। कई बार हम सुनते हैं बाहर तो चला गया लड़का बेटा बहू सब, वहां इश्यूज आ रहे हैं, 5 साल बाद हमें वापस आना पड़ रहा है। क्यों? राहु आपका हाईली एक्टिव नहीं है, राहु आपको फेवर नहीं कर रहा है कि आप बाहर कमा पाए। कई बार हम ऐसा भी देखते हैं, कुंडली में जन्म दिल्ली का है, दिल्ली रहे 5-6 महीना नानी के घर पे शायद या कहीं भी, उसके बाद कंप्लीटली चले गए, पिताजी का ट्रांसफर हो गया तमिलनाडु। तो कहाँ दिल्ली, कहाँ तमिलनाडु? कहाँ तमिलनाडु में जन्म है, शिफ्टिंग हो गई पिताजी की कश्मीर में, तो कश्मीर में अपब्रिंगिंग हुई। क्यों? राहु की दशा में अगर जन्म है तो जन्म के विद इन 1 to 2 ईयर आपका सिटी चेंज कर देगा। सिटी नहीं चेंज हुआ तो जिस घर में आप जन्म लेके आए, फ्रॉम द हॉस्पिटल आप घर आए, उस घर को चेंज कर देगा। तो कई बार ऐसा होता है, हम बच्चे ने जन्म लिया, लोग बोलते हैं कि घर में बहुत इशू आ रहा है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा है, हमें प्रॉपर्टी हो सकता है नई बाई करनी पड़े या हमें ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। क्यों? मंगल से लैंड प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो बच्चे का जन्म हुआ, मंगल उसकी कुंडली में अच्छा नहीं था, तो उसके पिताजी को प्रॉपर्टी के इश्यूज आने लगे, भाई भाई का झगड़ा हो गया, पिताजी को कुछ नहीं मिला। तो कई बार लोग कहते हैं इस बच्चे के आने से मेरा भाग्य खराब हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे के वजह से नहीं हुआ है, वो एक सर्टेन टाइम उसने जिस ग्रह दशा में जन्म लिया है, हाँ दैट इज ट्रू, वो एक्सेप्ट करने की बात है कि उसने जिस ग्रह दशा में जन्म लिया है दैट इज रिस्पॉन्सिबल कि आपको अपनी सिटी या अपना घर छोड़ना पड़ता है। अब आ जाते हैं हस्बैंड वाइफ के बाहर जाने वाला जो आपका क्वेश्चन था। तो राहु अगर हाईली प्लेस्ड है, आपको हम खुद सजेस्ट करेंगे कि अपने बर्थ सिटी से डिस्टेंस पे रहिए या फैमिली से फिजिकल डिस्टेंस पे रहिए। क्योंकि अगर इंसान एक कंफर्ट जोन में चला गया, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी का कुछ नहीं है तो उसका अपना शहर है, उसके पास अपनी छत है, उसके पास अपने माता पिता है, उसके पास एक सेटबैक है कि अगर कुछ ऊपर नीचे भी हुआ तो आई हैव माई फैमिली जो हमको संभाल लेगी। लेकिन आपको उस कंफर्ट जोन से कौन बाहर निकालेगा? राहु। वो आपको राहु ऐसी सक्सेस देगा विच यू कांट इवन इमेजिन। लेकिन आपको मेटेरियलिस्टिक थिंग से दूर जाना होगा, तभी वो सक्सेस मिलेगी, और वो आपको राहु फोर्स करेगा दूर ले जाने के लिए। और
जनरली सोचने की बात ही नहीं है। अगर राहु किसी का हाईली इन्फ्लुएंस्ड रहता है, वो अपनी बर्थ सिटी से दूर जाता ही जाता है, मे बी बिकॉज ऑफ स्टडी, बिकॉज ऑफ जॉब, या लड़की की शादी। सातवें घर से शादी का डिस्टेंस भी पता चलता है कि कुंडली में सातवें घर में कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो लड़की की शादी कितने डिस्टेंस पे होगी, विद इन 200 किलोमीटर होगी, विदेश ही चली जाएगी, विद इन 700 किलोमीटर होगी। तो ये सारे भी प्लैनेट्स बता देते हैं। अच्छा, ये शायद मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है मांगलिक। मैंने बहुत बार सुना है कि ये लड़की से शादी नहीं हो सकती है क्योंकि ये मांगलिक है, ये लड़का से शादी नहीं हो सकता है क्योंकि ये मांगलिक है। ये मांगलिक है क्या, और इसकी इम्पोर्टेंस और रखनी चाहिए इतनी? देखिए, हम लोग हिंदू धर्म में शास्त्र में कहते हैं मांगलिक आयोजन। मांगलिक आयोजन क्या है? शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश। मांगलिक मीन्स मंगल। मंगल, अब शादी के लिए सोचते हैं जुपिटर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैरिज, नहीं। मंगल दोष, मांगलिक शब्द मंगल से बना है। दिस इज द मंगल दोष। अब मंगल दोष क्या है? कुंडली में मंगल नीच का है, अस्त है, लो डिग्री में है, या फिर 7th हाउस विच इज मैरिज हाउस में अगर बैठा है, तो वो व्यक्ति मांगलिक दोष उसका है। अब मंगल दोष की 2 क्राइटेरिया है। मंगल दोष वाले के लिए रिश्ते आने लगेंगे बहुत अर्ली एजेस में, 24-25 में उसकी शादी के योग बन जाते हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया, वो जो पहला फर्स्ट योग आ रहा था, जो शादी के रिश्ते आ रहे थे, फिर तो डैम श्योर उस व्यक्ति की शादी आफ्टर 32, 33, 35 ईयर्स के आसपास होगी। इसको कोई नहीं डाल सकता। बहुत बहुत कुंडलियां हमने ऐसी देखी, लोग परेशान है, मंगल दोष है, सारे उपाय कर लिए, मूंगा भी पहन लिया, घड़े से शादी भी कर ली, पेड़ से शादी कर ली, फिर भी शादी नहीं हो रही। क्यों? अब यहाँ पे दूसरी चीज देखनी है। 30 साल के बाद मंगल दोष का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, कम होने लगता है। तो अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं किसी नॉन मांगलिक से शादी, आप कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, उसका मंगल जो हो वो एक्टिव हो। मंगल दोष नहीं है उसको, मंगल उसका एक्टिव होना चाहिए। नॉन मांगलिक की मांगलिक से शादी होने पे प्रॉब्लम क्या है? अगर हो गई है 30 साल के पहले, ऐसा जनरली एस्ट्रोलॉजी टर्म्स में कहते हैं कि मांगलिक जो है उसकी बॉडी से कैसी रेज निकलती हैं, जो अगर आपके बगल में सोया हुआ जो आपका पार्टनर है, वो उसको हेल्थ में प्रॉब्लम देती है। दिस इज द ओनली रीजन। सिर्फ हेल्थ वाइज ही आपने सुना होगा कि ये तो मर जाएगा, इसका शादी नॉन मांगलिक से मत करो वरना वो मर जाएगा। ये मरना इज नॉट ट्रू, बट हाँ, हेल्थ इश्यूज अनइमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने हेल्थ इश्यूज आते हैं। अब ये हो गई मंगल दोष की बात। शादी कर सकते हैं नॉन मांगलिक से इस केस में अगर 30 क्रॉस कर गई है एज। तीसरा योग क्या है? मंगल लड़की का एक्टिव है, लड़के को मंगल दोष है, तो भी शादी कर सकते हैं। अब एक आता है चंद्र मंगली। वो क्या है? चंद्रमा और मंगल अगर साथ में बैठे हैं, चंद्रमा किसी भी घर में बैठा है, वही हमारी राशि होती है। चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा है वही हमारी राशि होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा चंद्रमा अगर सिंह राशि में बैठा है तो मेरी राशि सिंह है। लेकिन अगर मेरे चंद्रमा के साथ मंगल भी बैठा है तो हम हो गए चंद्र मंगली। अब यहाँ पे क्या है? बीमारी तो है लेकिन थोड़ी कम है। तो मंगल दोष है लेकिन कोई चंद्र मंगली है तो दे कैन गेट मैरिड। आपने मुझे बहुत समझाया इसके बारे में, क्योंकि मैं ये सब बहुत सुनती हूँ कि मांगलिक से शादी नहीं करनी चाहिए वरना कोई मर जाएगा। हम लगा ये कैसे हो सकता है? तो आपने मुझे तो ऐसे ही लगता है क्या बात हो रही है, राइट? डेस्टिनी तो हमको क्रिएट करनी है, तो इट डजंट मैटर। बट आपने मुझे बहुत समझाया, सो थैंक यू सो मच कि आप आए मेरे पॉडकास्ट पे, क्योंकि मैंने आपकी जो डिग्री आप बोलते हैं ना, वो दिखाई देती है कि आपकी क्वालिफिकेशन है, कि आपकी आप इतना कुछ जानती है, नॉलेज, कि मैं आपके साथ 2-3 घंटे बात कर सकती हूँ इस टॉपिक पे। सो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा बात करके हमें भी आपसे, और आपका चीज़ों को जानने में जो इंटरेस्ट है
वो हमें और मोटिवेट कर रहा था कि आपको और चीजें बताएं, बिकॉज आपका जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा था दैट वाज वेरी गुड। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट इट शिवानी जी।